Hello and warm welcome. Today we are again here to discuss the lecture number 3rd of on the evolution of geographical thought. Today our topic is concept of dark age in geography. We will discuss some of the important points of dark age in geography. So as you know the period from 200 to 700 AD, which was followed after the publication of Guide to Geography, which was published by Ptolemy, is widely recognized as the time of significant decline in geographical science and exploration in Christian Europe. So ये जो पीरियड था 500 ईयर्स का 200 से 700 एडी के दरमियान, इस पीरियड को हम जियोग्राफी में डार्क एज कहते हैं। इस पीरियड में जियोग्राफिकल साइंस की डिक्लाइन हुई और जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशंस जो थी उनमें भी डिक्लाइन आई, स्पेशली इन क्रिश्चियन यूरोप में। बाकी अगर हम देखेंगे चाइना, इंडिया और अदर अरब रीजन में जियोग्राफी में तरक्की हो गई, लेकिन जियोग्राफिकल साइंस में यूरोपियन रीजन में डिक्लाइन हुई। सो ये जो टाइम था, ये जो इरा था, इट वाज करेक्टर। अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इसमें क्या हुआ था। पहला जो करेक्टरिस्टिक इसका था पॉलिटिकल अपहीवल, यानी कि ये टाइम था बिग चेंज का। इसमें वार्स हुए और इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई। और सेकंड था रिलीजियस डॉगमा ओवरराइडिंग साइंटिफिक इंक्वायरी, यानी कि जो चर्च के बिलीफ्स और रूल्स थे दे बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट देन साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड फैक्ट्स एंड a deterioration of cartographic accuracy. सो इसमें जो मैप्स थे वो लेस एक्यूरेट हुए एंड मोर फोकस वाज ऑन आर्ट एंड सिंबल्स रादर देन शोइंग वर्ल्ड इन रियलिटी। सो ये इसके तीन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स थे डार्क एज के। क्या क्या था? पॉलिटिकल अपहीवल, यानी कि इसमें वार स्टार्ट हुए, इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई, रिलीजियस डॉगमा रिलीजियस डॉगमा ओवरराइडिंग साइंटिफिक इंक्वायरी। इसका मतलब ये था कि जो क्रिश्चियन रूल्स और बिलीफ्स थे दे बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट दैन साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड फैक्ट्स। और तीसरा जो इसका करेक्टरिस्टिक था दैट इज डिटोरेशन ऑफ कार्टोग्राफिक एक्यूरेसी, यानी कि मैप्स जो थे मैप्स बिकेम लेस एक्यूरेट एंड मोर फोकस्ड ऑन आर्ट एंड सिंबल्स rather than showing world as it really is. So इस पीरियड में that not a single work of originality was written in the field of science and humanities. इसमें क्या हुआ था? कोई भी ओरिजिनल वर्क, चाहे वो साइंस या ह्यूमैनिटीज़ में, वो नहीं लिखी गई थी। सो इसके अगर हम काजेज की बात करेंगे, इसमें दो इम्पॉर्टेंट काजेज थे। फर्स्ट काज था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड हजार्डस ट्रैवल। यू नो कि उस टाइम में जो रोमन एम्पायर एम्पायर था वो डिवाइड हुआ विथ रीजन्स लाइक डेशिया, गॉल एंड स्पेन जो थे वो बारबेरियन ट्राइब्स के कंट्रोल में आए। और मिडल फार ईस्ट जो जो रीजन्स थे वो पर्शियन, अरब और एबनिसियन कंट्रोल में आ गए। और उसकी वजह से जो ट्रैवल और एक्सप्लोरेशन थी वो मुश्किल हो गई। लोगों people did not move from one place to another place, and as a result इससे क्या हुआ, जो ट्रेड रूट्स थे they became restricted. As a result of these restrictions new discoveries were not made, क्योंकि we know that geography is the field science। इसके लिए ज़रूरी at that time in the in that period usually 200 to 700 AD people used to travel far up distances, and during this travel what they do, they use it to discover new geographical factors. But due to political instability that travel became hazardous, and as a result new discoveries were not carried out in the subject of geography. Second reason जो था that was church resistance to science. So
The Christian church actively resisted scientific ideas that clashed with the direct reading of the Bible. So जो दूसरी चीज़ थी जो चर्च था, that was dominant at the time, and they did not believe in scientific ideas that were against the Bible. यानी कि जो चीज़ें बाइबल के खिलाफ थी, चाहे वो साइंटिफिक ही क्यों ना हो, उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया. So they also rejected the established Greek and Roman concepts. उन्होंने जो ग्रीक और रोमन concepts थे, जो ऑलरेडी established concepts थे, उन्होंने उनको रिजेक्ट किया. फॉर एग्जाम्पल, रोमन और ग्रीक पीरियड में एक कंसेप्ट ये था दैट द अर्थ इज राउंड, एंड उन्होंने इस कंसेप्ट को भी रिजेक्ट किया. सो डार्क एज में कौन से पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं? फर्स्ट पॉइंट ये था कि द डोमिनेंस ऑफ स्क्रिप्चर बेस्ड cosmogonies. So during this era, ancient scientific concepts were gradually lost and replaced by unscientific scripture based views. So इस era में क्या हुआ था, जो साइंटिफिक कंसेप्ट्स थे एंशंट, जो ग्रीक्स और रोमन्स के कंसेप्ट थे, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वो कंसेप्ट्स वजूद में आए जो अनसाइंटिफिक थे, दैट वर नॉट साइंटिफिक एंड दैट वर स्क्रिप्चर बेस्ड यानी कि जो वो कंसेप्ट्स एस्टेब्लिश हुए दैट केम डायरेक्टली फ्रॉम द बाइबल rather than scientific theories. सेकंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपको याद रखना है, दैट इज रिजेक्शन ऑफ सेफेरिसिटी. You know that earlier in Greeks and Romans considered Earth as spherical, but the Christian figures like Lactantius, Hermanus, Father Cassiodorus, and Father Isidore described the Earth as flat, outright denying the Ptolemaic system. So ये जो तीन इम्पॉर्टेंट फिगर्स थी, तीन इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ थी, कौन कौन थे? फेरमेनस, फादर कैसिडोरस और फादर एसिडोर. इन्होंने अर्थ का स्फेरिकल कंसेप्ट जो था रिजेक्ट किया, और उन्होंने कहा जो अर्थ है ये फ्लैट है, और उन्होंने टॉलमिक सिस्टम यानी कि जो टॉलमी का व्यू था दैट अर्थ इज स्फेरिकल, उसको रिजेक्ट किया. उसके बाद थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, द मॉडल ऑफ कॉस्मॉस. सो अगर हम देखेंगे अराउंड 600 AD, कॉस्मॉस ऑफ अलेक्जेंड्रिया इन हिज क्रिश्चियन टोपोग्राफी रिफ्यूटेड प्री क्रिश्चियन जियोग्राफिकल व्यूज एंटायरली. सो कॉस्मॉस जो था वो अलेक्जेंड्रिया में बॉर्न हुआ था. उन्होंने एक बुक लिखी थी क्रिश्चियन टोपोग्राफी. उसमें उन्होंने जो प्री क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियनिटी से पहले जो जियोग्राफिकल एरियाज़ थे, व्यूज़ थे, उसने इन एरियाज़ को डिस्प्रूव किया, उसने इन एरियाज़ का इनकार किया, और he modeled the earth on Moses' tabernacle, deducing it was flat, rectangular, bounded by high walls. Viewers now considered Arrhenius. So उसने क्या किया? उसने जो अर्थ का जो मॉडल था, उसने अर्थ को बोला अर्थ एक फ्लैट रेक्टेंगुलर है, और उसके बड़े बड़े वॉल्स है, बड़े बड़े दीवार है, और उसने इस मॉडल का नाम रखा था मोसेस टैबरनेकल. यानी कि ये व्यू जो था ये बाइबल का व्यू था, और उसने इसी को एक्सेप्ट किया. बाकी जियोग्राफिकल व्यू जो था स्फेरिकल व्यू, वो उसने रिजेक्ट किया. और आज अगर हम देखेंगे ये मॉडल एरिनियस है, यानी कि इस मॉडल को आज हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं. उसके बाद फोर्थ पॉइंट, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग डार्क एज, दैट इज लैक ऑफ ओरिजिनल वर्क. Scholars during this time largely seized original scientific analysis, focusing instead of copying and compiling older works while adhering strictly to church dogmas. तो इस टाइम में क्या हुआ, जो स्कॉलर्स थे उन्होंने ओरिजिनल साइंटिफिक एनालिसिस नहीं की, उन्होंने फोकस किया, उन्होंने सिर्फ कॉपी की
या जिसको हम कहते हैं उन्होंने जो ओल्डर बुक्स थी उनको कंपाइल किया और वही एरियाज कंपाइल किए विच वाज स्ट्रिक्टली विथ चर्च डॉगमास, यानी कि वही एरियाज उन्होंने कंपाइल किए जो अनरियलिस्टिक थे, जो चर्च की जो फिलॉसफी थी जो बाइबल के साथ ठीक थे, उन्होंने वही एरियाज को एक्सेप्ट किया। बाकी उन्होंने जो एरियाज लिए उन्होंने वो एरियाज कॉपी करके लिए जिसको हम प्लेजरिज्म कहते हैं, उन्होंने कॉपी करके वो एरियाज लिए और ओरिजिनल कोई भी एनालिसिस साइंटिफिक एनालिसिस नहीं हुई। सो दैट इज़ वाई ये एक और इम्पॉर्टेंट फ्यूचर था कि इस टाइम में देयर वर नो ओरिजिनल वर्क्स, देयर वाज लैक ऑफ ओरिजिनल रिसर्च। एक और इसका जो करेक्टर्स था डार्क एज में, दैट इज डिटोरेशन ऑफ कार्टोग्राफी। मैप मैप मेकिंग डिटोरेटेड सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग क्रिश्चियन यूरोप, शिफ्टिंग फ्रॉम फंक्शनल गाइड्स टू सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जो मैपिंग थी इस टाइम में वो तकरीबन एक सिंबल्स की तरह रह गई। वर्ल्ड जो एक्चुअलिटी में था वो नहीं रहा, उन्होंने सिर्फ सिंबल्स की रिप्रेजेंटेशन की। और उसमें दूसरा चीज़ जो हुआ दैट इज़ लॉस ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि एक्यूरेट कोस्ट लाइन्स, डिस्टेंसेस, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स वर इग्नोर्ड। तो इन्होंने ये चीज़ें इग्नोर की, एक्यूरेसी पे कम ध्यान था उनका। मैप्स बिकेम फैंसीफुल एंड एब्स्ट्रैक्ट। जो मैप्स उस टाइम में थे दे बिकेम फैंसीफुल का मतलब है इमेजिनेटिव मैप्स थे, अनरियलिस्टिक मैप्स थे एंड दे बिकेम एब्स्ट्रैक्ट। सो एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं थी वर्ल्ड की, बट क्रिएटिव और इमेजिनेटिव एलिमेंट्स इन मैप्स में ज़्यादा थे। सो डार्क एज को कहा जाता है, डार्क एज इज नोन एज द पीरियड ऑफ टी इन ओ मैप्स और बिस्टेरम। So the typical map of dark age was disc-shaped or circular wheel maps known as T-in-O maps. So जो dark age के जो मैप थे उन वो डिस्क शेप्ड थे, सर्कुलर थे या व्हील टाइप के थे और इन मैप्स को T-in-O मैप्स कहा जाता है। सो यहाँ पे मैं ये फिगर जो है इस मैप को T-in-O मैप्स कहा जाता है। सो ऑर्बिस टेररम मैप दिस रिप्रेजेंटेड, अगर हम इस मैप में देखेंगे, इट रिप्रेजेंट्स 3 कॉन्टिनेंट्स, एशिया इन द अपर साइड while and Europe and Africa in the lower side। अगर हम मिडल में देखेंगे, मिडल में टी शेप्ड अरेंजमेंट ऑफ वाटर बॉडीज है विच शोज रेड सी, मेडिटेरेनियन सी और टेनस। सो इस मैप में अगर आप देखोगे जो ओरिएंटेशन ऑफ द मैप थी दैट वाज टूवर्ड्स द ईस्ट वेयर पैराडाइज वाज प्लेस्ड। ईस्ट में इस मैप की ओरिएंटेशन अगर आप देखोगे ये ईस्ट की तरफ है और जहाँ पे उन्होंने एक ऐसी जगह थी जहाँ पे पैराडाइज था एज पर द स्कॉलर्स ऑफ डार्क एज। आज के जो मैप्स है उनकी जो ओरिएंटेशन है दैट इज़ नॉर्थ। सो इसमें जो लेआउट है, एशिया जो था, एशिया occupied the upper half while Europe and Africa occupied the lower half। so उन्होंने जेरूसलम जो था वो सेंटर में उन्होंने रखा था, जो इनहेबिटेड वर्ल्ड है उसके जो सेंटर में प्लेस थी दैट प्लेस इज नोन एज जेरूसलम। सो ये T&O मैप्स है। टी शे जो है ये रिप्रेजेंट करता है वाटर बॉडीज को और जो सर्कुलर फिगर है उसके इट रिप्रेजेंट्स ओशंस एंड दिस वाटर बॉडीज आर रेड सी, मेडिटेरेनियन सी एंड टेनस। सो सिम्बॉलिक कंटेंट में अगर आप देखोगे इसमें कुछ मिथिकल प्लेसेस लाइक द किंगडम्स ऑफ गोज एंड मागोज भी रिप्रेजेंट की हुई थी। सो शॉर्ट में आपको यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि डार्क एज में जो मैप्स थे इन मैप्स को हम T-in-O मैप्स कहते हैं और बिस्टेरम मैप्स कहते हैं। ये व्हील मैप्स भी इनको कहते हैं, डिस्क शेप्ड मैप्स कहते हैं, सर्कुलर मैप्स कहते हैं।
इन मैप्स में वर्ल्ड को 3 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया था, एशिया, यूरोप और अफ्रीका में। सो इनकी जो ओरिएंटेशन थी, डायरेक्शन ऑफ द मैप वाज टुवर्ड्स ईस्ट, वहाँ जहाँ पे पैराडाइज था। और अपर जो पूरा रीजन था इट वाज ऑक्यूपाइड बाय एशिया, वायर लोअर जो रीजन था इसका दैट वाज ऑक्यूपाइड बाय यूरोप एंड अफ्रीका। एंड द टी शेप्ड the T represents the water bodies, that is Mediterranean Sea, Red Sea, and Tanis, where Jerusalem was placed at the center of inhabited world. उसके बाद अगर हम देखेंगे इस पीरियड में कुछ की फिगर्स थी और की वर्क्स लिखी गई थी। पहला जो की फिगर था इस पीरियड में, डार्क एज के पीरियड में, whose name was सोलिनस। सोलिनस ने एक बुक लिखी थी, रेरम मेमोरेबिलम, नोन एज ए कलेक्शन ऑफ वंडरफुल थिंग्स। तो ये इसने एक बुक लिखी थी और ये जो बुक थी इट वाज ए प्लेजराइज्ड कंपाइलेशन रादर देन ए सीरियस जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन। ये जो बुक थी ये एक प्लेजराइज्ड बुक थी, ये इसने पुरानी बुक से सारा कुछ लिया था, ये कोई सीरियस जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन नहीं थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम्स में पूछा जाता है हु रोट रेरम मेमोरेबिलम, सो योर आंसर शुड बी सोलिनस। सेकंड जो इम्पोर्टेंट फिगर था इस पीरियड में, whose name was Pomponius Mela, he was the last ancient geographer। और उसने जो वर्क लिखी थी उसने जियोग्राफिकल वैली को डिस्कस किया था फॉर हिस्ट्री एंड डिफेंस। और ये बुक इसने जो लिखी थी इट वाज द एब्रिजमेंट ऑफ टॉलमीज वर्क सो एंड recognized geographical value for history and defense। सो ये बिल्कुल जिस तरह की टॉलमी की वर्क थी उन्होंने रिकॉग्नाइज किया जियोग्राफिकल वैल्यू को, किसके लिए, हिस्ट्री और डिफेंस के लिए। सो एक और फ्यूचर जो डार्क एज में देखा गया, दैट फ्यूचर इज नोन एज बीटस मैप, a significant map created by Spanish monk Beatus। सो स्पेनिश मोक बीटस ने एक मैप क्रिएट किया था, उस मैप को बीटस मैप कहते हैं। और इस मैप में भी टी एंड ओ जो मैप था उसी ट्रेडिशन को फॉलो किया गया था। सो ओवरऑल जो शिमिड है, शिमिड ने डार्क एज को एक स्टेटमेंट में समराइज किया। सो अगर किसी को शॉर्ट में याद रखना है डार्क एज क्या थी, तो स्मिथ ने डार्क एज को सिर्फ एक स्टेटमेंट में समराइज किया। क्या कहा उसने, ड्यूरिंग डार्क एज न्यू कंट्रीज वेर नॉट डिस्कवर्ड, द एम्पायर बिकम स्मॉलर नॉट ग्रेटर, ट्रेड रिलेशंस बिकेम मोर एंड मोर restrictive, besides there was no longer any question of research, the only book that were put together were compilations from old works। सो स्मिथ ने डार्क एज को इन वर्ड्स में समराइज किया कि नई कंट्रीज डिस्कवर नहीं हुई, दरियाफ्त नहीं हुई, जो एम्पायर था वो स्मॉलर बना, छोटा बना, बड़ा नहीं बना, ट्रेड रिलेशंस रिस्ट्रिक्ट हो गई, एंड रिसर्च इस टाइम में नहीं हुई, देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ रिसर्च। और जो बुक्स इस टाइम में लिखी गई, इस पीरियड में लिखी गई, दैट वेर प्लेजराइज्ड बुक्स, जो ओल्डर बुक्स थी उन्हीं से लिया गया सारा था, खुद जो ओरिजिनल वर्क्स थी वो इसमें नहीं लिखी गई थी। सो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि सिमिड ने क्या स्टेटमेंट दिया, उसने डार्क एज को समराइज किया, दैट न्यू कंट्रीज वेर नॉट discovered, the empire became smaller not greater, trade relation became more restricted, besides there was no longer any question of research, the only books that were put together were compilation from older workers। So this is all about the concept of dark age in geography। I hope you have understood all the concepts
and you have to remember these things. Mostly you have to remember the characteristic features and the main figures of this era, and you have to remember about the books written by different scholars of this period. And finally you have to remember the summarized statement of Summit about the dark age. Thank you very much for watching this video. I hope that you will subscribe my YouTube channel, The Geographical Knowledge at the rate of Pharaoh 99. We will again meet with another lecture. The other lecture will be on the contributions of Arabs in the evolution of geographical thought. Thank you very much. See you again.